हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे जाकिर हुसैन की लिखी हुई भारत इज़ माय होम। ये जाकिर हुसैन साहब ने जब प्रेसिडेंसी हासिल की थी, जब वो राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने जो ओथ लेने के बाद स्पीच दी थी, ये बेसिकली उसका हिस्सा है, उनकी प्रेसिडेंशियल स्पीच का हिस्सा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, हम क्या कहते हैं वो। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मुझे ये बात स्वीकार करनी होगी। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, कि मैं अभिभूत हूँ उस विश्वास से जो मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया है, मुझे इस देश के सर्वोच्च पद पर सम्मानित करके, सर्वोच्च पद पर बिठा के। ओवरवेल्म्ड का मतलब भावनाओं से बहुत ज़्यादा भर जाना, अभिभूत हो जाना। और हाईएस्ट ऑफिस प्रेसिडेंसी यानी कि राष्ट्रपति का पद होता है। वही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के पद पे जो आप लोगों ने विश्वास करके मुझे बिठाया है, उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। इन द लैंड यहाँ पे इन द कंट्री के सेंस में है। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and wealth of experience rarely to be found anywhere. आगे कहते हैं अपने से ये पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने का जब कार्यकाल पूरा हो गया था, तब ये बने थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की ये तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो वो लेके आए हैं राष्ट्रपति पद पे। क्या चीज़ें हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक ऐसा उपकरण लेके आए हैं। अ डिग्री ऑफ इरुडिशन, ज्ञान का एक ऐसा अंश। और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का ऐसा धन लेके आए हैं। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि शायद ही कहीं मिलता है। उन्होंने राष्ट्रपति पद पे वो ये चीज़ें लेकर आए हैं, मतलब इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वो संपन्न हैं। उनका दिमाग काफ़ी तेज और काफ़ी अलग तरीके से सोचता है, इसीलिए मेंटल इक्विपमेंट की बात हुई है। डिग्री ऑफ एरुडिशन यानी वो काफ़ी ज्ञानी हैं, इसीलिए उनके ज्ञान की चर्चा हुई है। और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी वो काफ़ी अनुभवी हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने राष्ट्रपति पद को उन्होंने सम्मानित कर दिया है कि ऐसा इंसान, इतनी नॉलेज, इतनी एक्सपीरियंस वाला इंसान राष्ट्रपति बना। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. कहते हैं कि एक पूरा जीवन उन्होंने ज्ञान और सत्य की तलाश में लगाया, और इसके दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र के लिए जितना उन्होंने किया है, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। भारतीय दर्शन शास्त्र को और भारत की आध्यात्मिक एकात्मता को उन्होंने सबके सामने लाया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. कहते हैं उन्होंने जो ये मानवता है, उसमें अपने भरोसे को कभी उन्होंने खोने नहीं दिया है, हिलने नहीं दिया है, मानवों की मानवता में। और खुद उन्होंने ही हिमसेल्फ, खुद उन्होंने एक किसी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद जब हम उसका सेल्फ वाला हिस्सा सेल्फ वाला वर्जन लगाते हैं, जिसको हम एम्फैटिक भी कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन, तो वो खुद ही के सेंस में होता है। जैसे आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैं खुद ही अपने कपड़े धोता हूँ, इस तरह से। तो ही हिमसेल्फ, वो खुद ही, हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। उन्होंने खुद ही कभी वो रुके नहीं हैं। सीज का मतलब होता है रुकना, चैम्पियन का मतलब होता है वकालत करना, समर्थन करना। उन्होंने कभी खुद को रोका नहीं है समर्थन करने से, वकालत करने से, कि हर मनुष्य, द राइट ऑफ ऑल मैन, हर मनुष्य को ये अधिकार हो टू लिव इन डिग्निटी,
कि वो गरिमा के साथ अपने जीवन का निर्वाहन करे, एंड विथ जस्टिस, और न्याय के साथ वो जिए। ग्रामर की बात आ गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने डेडिकेटेड ग्रामर चैनल शुरू कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर पूरा चेक करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जाकिर हुसैन साहब बेसिकली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर सच्चाई है, वो एक तरीके से दार्शनिक व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं, और उन्होंने मनुष्यों के लिए जितना किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। आगे क्या कहते हैं? I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. ये कहते हैं बस मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं इस कार्यालय में घुस रहा हूँ एक ऐसी भावना लेके जो भरी हुई है, स्पिरिट का मतलब यहाँ भावना है, ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थना पूर्ण विनम्रता की भावना के साथ मैं इस ऑफिस में घुस रहा हूँ, इस कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर रहा हूँ, एंड टोटल डेडिकेशन, और साथ ही किस चीज़ के साथ? पूर्ण श्रद्धा के साथ। यानी कि मैं इस पद को, ये जो राष्ट्रपति का पद है, इसको पूर्ण श्रद्धा और प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ ग्रहण कर रहा हूँ। यानी मैं इस पद की इज्जत करता हूँ और मैं कभी अपने अंदर घमंड नहीं आने दूंगा। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। ओथ का मतलब शपथ होता है, और लॉयल्टी मतलब वफादारी, निष्ठा। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history given to themselves. कहते हैं ये एक तुलनात्मक तौर पे एक नए राष्ट्र का ये संविधान है जो यहाँ के आज़ाद नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है। यानी कि भारत इतने समय की सभ्यता है, हजारों लाखों साल की, लेकिन वहाँ के लोगों ने पहली बार एक लिखित संविधान खुद को दिया है। और कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से ये नया राष्ट्र इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक मुगलों की और अब अंग्रेज़ों की गुलामी सहने के बाद भारत ने आज़ादी हासिल की है कुछ ही साल पहले। और स्टेट का मतलब यहाँ राष्ट्र है। कंपैरेटिवली का इस्तेमाल होता है ना जब दो चीज़ों की तुलना हो रही हो। जैसे दो लोग हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छा है थोड़ा ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ही इज़ बेटर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं ये। It is the young state of an ancient people who, through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, have striven to realize timeless, absolute values in their own peculiar way. कहते हैं ये एक नया राष्ट्र है, यंग स्टेट, एक बिल्कुल जवान राष्ट्र है, ऑफ एन एंशियंट पीपल, एक पुराने लोगों का। क्या कहना चाहते हैं ये कि भारत, अभी मैंने कहा ना लाखों हजारों लाखों साल से ये सभ्यता है, लेकिन राष्ट्र के रूप में, यानी कि एक राष्ट्र के रूप में, एक जहाँ सभी स्टेट्स एक साथ आके एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हों, सभी लोग एक झंडे के नीचे आ गए हों, किसी राजा का रूल ना हो, ये पहली बार है। वरना इसके पहले हर राज्य अलग अलग राजा के नीचे था, हर प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था देश, ढेर सारी रियासतों में। तो वही कहना चाहते हैं कि ये एक पुराने लोगों का एक नया राष्ट्र है जिन्होंने थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जिन्होंने शताब्दियों, मिलेनियम का प्लूरल होता है, मिलेनियम मतलब एक सहस्त्राब्दी और मिलेनिया कई सहस्त्राब्दी, 1000 साल के वक्त को मिलेनियम कहा जाता है और उसका प्लूरल मिलेनिया होता है। जिन्होंने कई सहस्त्राब्दियों तक अलग अलग नस्लीय भेदभाव को मिटा के अलग अलग नस्लीय तत्वों के सहयोग से
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने संघर्ष किया है। एथनिक मतलब नस्लीय, डाइवर्स मतलब विविध, और एलिमेंट्स मतलब तत्व। विविध नस्लीय तत्वों के कोऑपरेशन मतलब सहयोग से इस देश के लोगों ने हैव स्ट्रिवन संघर्ष किया है टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिक्यूलियर वे। संघर्ष किया है किन चीज़ों को पहचानने में, उन सिद्धांतों को जो समय की सीमा से परे हैं और शुद्ध हैं, टाइमलेस हैं और एब्सोल्यूट हैं। और इस चीज़ को पहचाना है उन्होंने अपने खुद के ही विचित्र अनोखे तरीके से, पेक्यूलियर वे। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। तो मैं कसम खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि खुद को इस सेवा में लगा दूंगा। किस चीज़ की सेवा में? उन सिद्धांतों की जो इस देश के लोगों ने सहस्त्राब्दियों तक एक दूसरे के साथ रह के जिनको पहचाना है। For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization। यहाँ for का मतलब क्योंकि है, क्योंकि भले ही कुछ एहसास, सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू, किसी सिद्धांत के कुछ विश्वास, भले ही आपको ऐसा लगे कि समय के साथ इनको बदलने की ज़रूरत है, मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, हो सकता है वो अपूर्ण हो। इनएडिक्वेट का मतलब होता है ना अप्रचुर, जो काफ़ी ना हो, अपूर्ण भी कह सकते हैं उसको। तो हो सकता है आपको लगे कि ये काफ़ी नहीं है, परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं, इस सिद्धांत को भी बदलना चाहिए। असल में उस सिद्धांत को बदलने की जरूरत नहीं है। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड। वो सिद्धांत हमेशा इटर्नली यानी कि पूरे समय तक, चिर अस्थायी रूप से, जब तक दुनिया है तब तक वो वैलिड रहेगा। जरूरत है उसको नए नज़रिए से देखे जाने की। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। वो बस डिमांड करता है, वो मांग रखता है। प्रेस का मतलब होता है ना मांग, उस रखना, ठीक है। तो वो बस मांग रखता है कि हम उसे नए नज़रिए से देखें। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ये कहना चाहते हैं उस फॉर से लेकर रियलाइजेशन तक कि भले ही परिस्थिति, समय के साथ परिस्थितियाँ बदले और आपको लगे कि सिद्धांतों को बदलने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। वो सिद्धांत जो भारत के लोगों ने पहचाने हैं वो तो सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक, जब तक दुनिया है तब तक चलेंगे। ज़रूरत है आपको उसको नए नज़रिए से देखने की, उसकी नई परिभाषा को विकसित करने की। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अब बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जाकिर हुसैन साहब ने राधा कृष्णन साहब की जितनी तारीफ़ की कि वो पढ़े लिखे थे और काफ़ी समझदार थे। जाकिर हुसैन साहब खुद भी बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में कुछ दो चार ही लोगों को पढ़ा दिया जाता है, नेहरू जी को, गांधी जी को, और बहुत लोगों को पीछे धकेल दिया गया है। हमें हमारे प्रेसिडेंट्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता जो पढ़ाया जाना चाहिए, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं इस देश के लिए। तो खैर, जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि इतिहास कोई मृत्यु के हवाले नहीं हो चुका, वो मर नहीं चुका है, वो मुर्दा नहीं है और स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल ही जो हिले डुले ना, वैसे रेडियो या ट्रांसमीटर में वो जो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है उसको भी स्टैटिक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इतिहास ऐसा नहीं है कि मुर्दा है और स्थिर है, ये जिंदा है एंड डायनेमिक और बहुमुखी है। यानी कि इसके बहुत से परिप्रेक्ष्यों में ये अभी काम कर रहा है और बहुत मतलब डायनेमिक कहा जाता है ना, जो अलग अलग तरीके से एकदम चारों तरफ से वाइब्रेंट हो और काफ़ी लोगों पर प्रभाव डाल सकता हो, काफ़ी खूबसूरत भी हो, उसको कहा जाता है। तो इतिहास मरा नहीं है अभी, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट, आवर प्रेजेंट। ये काफ़ी डायनेमिक है और ये जुटा हुआ है हमारे लोगों के आज को तय करने में। क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे जो वर्तमान है उसकी
क्वालिटी को डिटरमाइन करने में, तय करने में। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता होता है। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि इतिहास हमारा कोई मरा नहीं, हमारा अतीत मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, और वहीं हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को, एक तरीके से गुणवत्ता को तय कर रहा है, एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की संभावना को भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इतिहास से हमें सीखना है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। जब तक हम ऐसा सीखते रहेंगे तब तक हम अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को, दोनों को सुरक्षित रख पाएंगे और दोनों को अच्छा कर पाएंगे। आगे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहते हैं कि इसका लगातार जो पुनर्निर्माण है, निरंतर नवीकरण कह लीजिए, कांस्टेंट रिन्यूअल, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार और रिन्यूअल नया करना। तो निरंतर नवीकरण जो है उसकी प्रक्रिया ही वास्तव में इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। वास्तव में ये प्रक्रिया है किस चीज़ की? राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की। It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. कहते हैं कि ये इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का एक तरीके से, नॉट, यहाँ पे बिजनेस मतलब धंधा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल खोल के, प्राइवेट कोचिंग खोल के लोग करते हैं, वो धंधे की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जिम्मेदारी बताना चाहते हैं कि ये शिक्षा की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, ये शिक्षा की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, वो देखभाल करे इस निरंतर नवीकरण की। यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे इतिहास का निरंतर नवीकरण होता रहे, क्योंकि इसका नवीकरण ही राष्ट्र का निर्माण करेगा। और मुझे मेरे इस अनुमान के लिए माफ़ कीजिए कि मैंने ये जो ऑफिस है राष्ट्रपति का, मैंने इसको इसलिए चुना, मैंने राष्ट्रपति पद को इसलिए चुना। चुनने में मेरी बड़ी भूमिका किस चीज़ की थी? जो लंबे वक्त तक मैंने अपने लोगों की मदद की है शिक्षा के तरफ जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जो प्रयास किया है ताकि लोगों को शिक्षा मिले, उसकी वजह से मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मुझे राष्ट्रपति भारत का बनना चाहिए। ऑन अकाउंट का, ऑफ का मतलब यूँ समझ लीजिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. कहते हैं, मैं ये चीज़ सामने रखना चाहूँगा आपके, मैं कहना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा औजार है किसी देश के निर्माण का। नेशनल पर्पस, किसी राष्ट्र के उद्देश्य का ये सबसे बड़ा जरिया है, हथियार है। और शिक्षा की जो गुणवत्ता होगी, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस तरीके से वो जुड़ी हुई है राष्ट्र की गुणवत्ता से। यानी शिक्षा की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, राष्ट्र की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। I therefore place myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. कहते हैं इसीलिए मैं शपथ लेता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ हमारे इतिहास को, हमारे ऐतिहासिक संस्कृति को, जहाँ से भी वो आई है और जिसको भी इसका श्रेय आप देना चाहते हो, जहाँ से भी ये भारत की अनमोल विरासत आई हो और जिन लोगों ने भी इसको बचाया हो, इसको बढ़ाया हो आगे, आप जिसको भी श्रेय देना चाहें
मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ इस देश के संस्कारों के प्रति, इस देश की संस्कृति के प्रति। I place myself to the service of the totality to my country's culture. मैं खुद को समर्पित करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ इस देश की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा में। टोटैलिटी यानी कि हमारा देश, जहाँ लोग कहते हैं कि 20 कोस पे पानी बदले 20 कोस पे वाणी बदले 40 कोस पे पानी। इतनी विविध संस्कृति है इस देश की, जहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ही हैं, जहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों तरह के लोग रहते हैं, हजारों तरह का खाना खाया जाता है, फिर भी हम लोग एक हैं। यही हमारी टोटैलिटी है, संपूर्णता है। तो इस चीज़ के प्रति मैं खुद को समर्पित कर रहा हूँ। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed. कहते हैं मैं इस देश की निष्ठा के प्रति खुद को समर्पित कर रहा हूँ, चाहे इस देश में किसी भी भाषा के या किसी भी धर्म के लोग रहते हों, मैं उन सब के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस देश की तरक्की के लिए और इसकी शक्ति के लिए काम करता रहूँगा, और मैं लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना उनकी भलाई चाहूँगा। फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। मैं लोगों में बिना जाति का, बिना रंग का, बिना नस्ल का लोगों से भेदभाव किए मैं उनकी भलाई के लिए काम करता रहूँगा। The whole of भारत is my home and its people are my family. कहते हैं पूरा भारत मेरा देश, मेरा घर है, और यहाँ के लोग मेरा परिवार हैं। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया है कि मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाएं। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. क्या कहते हैं आगे कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor, ये मेरा सबसे गंभीर प्रयास होगा। किस चीज़ की चाहत? टू सीक मतलब चाह रखना, तलाश करना, कि मैं चाहत रखूं इस देश को, इस परिवार को, ये जो मेरा घर है उसे और मजबूत और खूबसूरत बनाने का एक ऐसा घर बनाऊं जो यहाँ के लोगों के हिसाब का हो, यहाँ के महान लोगों का हिसाब का हो, यहाँ के महान लोगों के लायक हो। वर्दी मतलब लायक होना, WRTHY। यहाँ के उन महान लोगों के लायक हो जो जुटे हुए हैं एक ऐसे फैसिनेटिंग टास्क, एक ऐसे अद्भुत कार्य में, जो किस चीज़ का है? जो है बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ। एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और भव्य जीवन के निर्माण में इस देश के लोग लगे हुए हैं, एक ऐसा जीवन बनाने में, अपना भी और दूसरों का भी, जो न्यायपूर्ण हो, समृद्ध हो और भव्य हो, और उन लोगों के लिए एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, ये मेरी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। The family is big and it is constantly growing at a rather inconveniently fast pace. अब यहाँ ये पॉपुलेशन को भी लाते हैं जो धुआंधार रफ्तार से बढ़ी जा रही है। कहते हैं परिवार बड़ा है और तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, एक बड़ी ही असुविधाजनक गति से बढ़ रहा है। यानी कि जिस गति से लोग बढ़ रहे हैं हम नहीं संभाल सकते हैं लोगों को शायद। कहते हैं वी शैल each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. कहते हैं हम सबको, एक एक मनुष्य को, हम इस देश के एक एक नागरिक को बिना रुके एक नए जीवन के निर्माण में लगना ही होगा। अनस्पेयरिंग मतलब बिना रुके, कठोरता से एकदम। एक नए जीवन के निर्माण में हम सबको लगना ही होगा। इच इन हिज ओन वे, हम सबको अपने अपने तरीके से
एक नए जीवन के निर्माण में लगना होगा। फॉर sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। कहते हैं क्योंकि सिर्फ हम अगर ये देख के चलें कि कितने कठिन कार्य हैं हमारे आगे, तो बस हम नहीं बैठ सकते, कोई भी सिर्फ बैठ नहीं सकता। अफोर्ड टू सिट, अफोर्ड का मतलब होता है ना, ये जोखिम उठाना कह लीजिए। और जब हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसे खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कोई भी ये जोखिम नहीं ले सकता कि बस वो बैठा रहे और सिर्फ देखता रहे, या फ्रस्ट्रेशन जो है, निराशा है, कुंठा जो है, उसको इस देश का रोग बन जाने दे। एंडेमिक कहा जाता है ना, कोई ऐसा रोग जो वहाँ के लोगों में बहुत होता हो। ये कहना चाहते हैं जाकिर हुसैन साहब कि आप लोग भले ही कार्य कितना भी कठिन हो, लेकिन आप बैठ नहीं सकते हैं किसी और के भरोसे, जैसा आजकल हो रहा है। हर कोई सरकार के भरोसे बैठा हुआ है कि मुझे सरकार नौकरी दे, मुझे सरकार पैसे दे, सरकार मेरे लिए ये करे वो करे। और हम लोग भूल जाते हैं कि सरकार कोई नई चीज़ नहीं है जो ऊपर से आके टपकी है, हमारे ही बीच से उठे हुए लोगों का एक संगठन है सरकार। तो हम सबको ही कोशिश करनी होगी, हम लोग कुंठा को इस देश का रोग नहीं बनने दे सकते। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटीरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। समय की मांग है, परिस्थितियों की मांग है, काम काम ढेर सारा काम, बस चुप रह के सावधानी से और गंभीरता से हम काम करें, और इसका काफ़ी मजबूत और स्टेडी मतलब काफ़ी स्थिर रूप से हम करते रहें। हमारे देश की मटीरियल यानी वस्तुवादी और कल्चरल सांस्कृतिक जो जीवन है यहाँ के लोगों का, उसका पुनर्निर्माण हम करते रहें। यानी कि बस हम काम करें, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाएं बिना किसी पर दोषारोपण किए। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। कहते हैं अब ये जो मैंने काम कहा है जिसको आपको करना है, जो मैंने अभी कहा काम काम ढेर सारा काम, इसका क्या मतलब है? जैसा मैं देखता हूँ इसके दो पहलू हैं, दो परिप्रेक्ष्य हैं। एस्पेक्ट का मतलब पहलू होता है। एक तो आप खुद के लिए काम कीजिए, वर्क ऑन वन सेल्फ नॉट फॉर, आप खुद पे काम कीजिए। खुद पे काम कीजिए का मतलब खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को शिक्षित कीजिए, और अपने आप को अब आप ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा लायक होंगे, आप पैसे कमाएंगे तो इस राष्ट्र का भी भला होगा। तो पहले तो एक तरफ तो वन सेल्फ, खुद के लिए काम करना, खुद पर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और दूसरी चीज़ कि इस समाज के लिए भी काम करना जो आपके इर्द गिर्द है, सोसाइटी अराउंड। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों ही काफ़ी फायदेमंद पहलू हैं काम के। म्यूचुअली मतलब दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जब आप खुद के लिए काम करेंगे तब भी समाज बेहतर होगा, और जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो आप खुद को भी फायदा पहुंचाएंगे। आगे क्या कहते हैं ये? द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज towards moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible। कहते हैं जब मैं कहता हूँ खुद पर काम करें, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी इस चाहत को बढ़ावा दें टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, उस चाहत को जो आपके नैतिक विकास को करना चाहती है। मतलब आप नैतिक विकास की चाहत रखें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, लेकिन अपनी नैतिकता को ना छोड़ें। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, अपने नैतिकता का विकास करें एक स्वतंत्र मनुष्य के तौर पे, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और खुद पर अंकुश लगा के, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, क्योंकि वो अनुशासन और वो अंकुश ही संभव बना सकता है किस चीज़ को? डेवलपमेंट को, विकास को। यानी अगर हम लोग खुद पे कंट्रोल नहीं रखेंगे और खुद को बढ़ावा भी नहीं देंगे, कंट्रोल रख के बढ़ावा देने का मतलब ये हुआ कि
सही चीज़ों में तरक्की करें, गलत चीज़ों को रोक के रखें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तरक्की इस देश की संभव नहीं है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी। अब खुद पे अंकुश लगा के खुद को बढ़ावा देना, जो एक आयरॉनिक स्टेटमेंट हो रहा है एक तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जो इसका एंड प्रोडक्ट है, जो इसका अंतिम नतीजा है, उसके रूप में उभर के आएगी एक स्वतंत्र नैतिक चरित्र हम लोगों का। हम लोग स्वतंत्र होंगे लेकिन नैतिक रूप से समझदार भी होंगे। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर ओन पेरिल। कहते हैं अगर हम इसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी नैतिकता को की बलि चढ़ा के तरक्की करना चाहें, तो इसका परिणाम काफ़ी खतरनाक होगा और इसको हम नज़रअंदाज करने का खतरा उठा नहीं सकते। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो हम खुद को ही खतरे में डालेंगे। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। कहते हैं कि ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये अंतिम नतीजा है, ये भी खुद को बचा के नहीं रख सकता है जब तक कि ये चाहत ना रखे और खुद को बढ़ावा ना दे। एक्सरसाइजिंग का मतलब खुद को वहाँ पे रखे ना, खुद को वहाँ पे लागू ना करे। कहाँ पे? द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, इस समाज की निकटता के लिए, यानी कि समाज को और बेहतर बनाने के लिए, टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व, जिसकी सेवा करने का इसे सौभाग्य हासिल हुआ है, जिसकी सेवा करके, टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जिसकी सेवा करके ये एक पहले से बेहतर, पहले से न्यायपूर्ण और पहले से भव्य जिंदगी जीने के तरीके का निर्माण करे। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। कहते हैं एक मनुष्य का विकास, इंडिविजुअल मतलब एक अकेले मनुष्य का विकास तब तक अच्छे से नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ के समाज का भी विकास ना हो रहा हो, क्योंकि जैसी हमारी परिस्थितियां होती हैं वैसी हमारी मानसिकता हो जाती है। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। तो चलिए हम शपथ लेते हैं, शपथ लें। रिजॉल्व का मतलब ये होता है शपथ लेना, वैसे रिजॉल्व किसी समस्या के समाधान के लिए भी इस्तेमाल होता है। चलिए हम शपथ लें कि पूरे दिल से हम इन दो पहलुओं में जुट जाएंगे, कार्य के इन दोनों पहलुओं में जुटेंगे, एक जो इंडिविजुअल है यानी खुद के लिए, और दूसरा जो सोशल है, समाज के लिए है। दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फेवर। कहते हैं कि ये जो दोहरा हम लोगों की ये दोहरी मेहनत जो होगी, वही इस राष्ट्र के जीवन को एक तरीके से एक सही जगह पे पहुंचाएगी और इस पे एक स्पेशल फ्लेवर लाएगी, एक खास तरीके का तड़का लाएगी, एक खास तरीके का स्वाद लाएगी। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। क्योंकि हमारा राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ कुछ शक्तिशाली संगठनों का साथ आना नहीं है, बल्कि नैतिक ऑर्गेनाइजेशन, एक नैतिक संस्था का निर्माण है, यानी एक ऐसे देश का निर्माण जहाँ लोग नैतिकता से भरे हों। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purposes। कहते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के नेता महात्मा गांधी से हमने जो चीज़ ली है वो एक तरीके से इस देश का मिजाज बन गया है। नेशनल टेम्परामेंट इस देश का मिजाज बन गया, और वो चीज़ क्या है कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर।
हमें मेहनत करनी होगी, हमें खुद को समर्पित करके मेहनत करना होगा किस चीज़ की तरफ? शक्तिशाली की आज़ादी, शक्तिशाली की शांति, शक्ति की शांति की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हमारे देश में शक्तिशाली हैं उन्हें शांति मिले, नहीं। इसका मतलब कि हम उस जगह पे जाएं जहां हम शक्तिशाली भी हों और फिर भी हम शांति में रहें, यानी कि हम शक्ति हासिल करें लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे देशों को डराने के लिए ना करें। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग का यही मतलब है कि भारत शक्तिशाली बने और शांति की स्थापना करे। तो हमें बस खुद को डेडिकेट करना होगा, खुद को समर्पित करना होगा इसी की तरफ। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. कहते हैं मेरा इस देश के लोगों में पूर्ण विश्वास है कि वो लोग उस जरूरी ऊर्जा, रिक्विजिट का मतलब होता है ज़रूरी, उस जरूरी ऊर्जा को अपने अंदर से अपने बाहर लेके आएंगे, ब्रिंग फॉर्थ, सामने लेके आएंगे, जो आवश्यक है इस दोहरे काम को संतोषजनक तरीके से करने के लिए। यानी कि इस ये दोहरा जो काम है कठिन है, इसको करने के लिए जो ताकत चाहिए मुझे उम्मीद है आप लोग वो झोंकेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई सेल्फ माई शेयर टू दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी अपना हिस्सा दूँ, टू कंट्रीब्यूट, मैं भी एक तरीके से भाग लूँ, सहयोग दूँ, अपने हिस्से का सहयोग दूँ दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज, इस जादुई काम में। ये जो अद्भुत उद्यम है हम लोगों के सामने, ये जो जादुई काम है इस दोहरे काम को करने का, इसमें मैं भी अपना हिस्सा दूँ, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली ये जो ऐसे होते हैं ना और प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है वो थोड़ी हल्की, कहीं कहीं बोरिंग हो जाती है, और ये कई जगह से उठाया हुआ है, काफ़ी कुछ इसमें से काटा है, कई जगह से उठाया नहीं, पर बीच बीच में काफ़ी चीज़ें इन्होंने काट दी हैं, तो ये थोड़ा ब्लैंड हो चुका है टेस्ट में, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग जब भी कोई नया वीडियो खोलें पढ़ने के लिए तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन पूरा ज़रूर चेक कर ले थॉरली, ठीक है। एक दो वीडियोस का आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है। तो आप अगली बार चेक करना चाहें या ना चाहें वो आपके ऊपर होगा, लेकिन कुछ के डिस्क्रिप्शंस पूरा चेक कर लें। और साथ में लास्ट तक, यानी कि जब एंड स्क्रीन आती है वीडियो खुद से रुक जाता है, वहाँ तक वीडियो को देख लें एक बार, एक दो बार, क्योंकि एंड स्क्रीन में मैं कई चीज़ें डालता हूँ जो आपके काम की होती हैं। तो आप लोग एक दो बार ऐसा कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे करना है कभी या नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में आपके। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।